हेलो गाइस, नीट स्पेशल सीरीज में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर जो मेरा वीडियोस आ रहा है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर उन वीडियोस को आप जाके जरूर देखो। बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही मैं बेसिक्स को लेकर के समझाती हूँ, मैं न्यूमेरिक्स को हल करता हूँ। यूं ही नहीं कि न्यूमेरिक्स को मैंने बताया और डाटा दिया और उसके बाद में सॉल्व कर दिया, तो मैं वाई एंड हाउ पर ज्यादा विचार करता हूँ। आप हमारे सारे न्यूमेरिकल्स को देखोगे तो मैं उसका बैकग्राउंड में जो उसका कंसेप्ट है उसके मैं जरूर देता हूँ, सो दैट कि आप ये समझ पाओ। और टॉपिक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल आपका पढ़ा हुआ होगा, थ्योरीज पर आपको बिल्कुल ध्यान गया होगा, आपने बिल्कुल उसको जरूर देखा होगा, तभी तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। तो फिर भी मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको पढ़ाऊं या बताऊं तो उसका बैकग्राउंड में आपको जरूर दे दूं, आपको समझ में आ जाए कि बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं वो आपने बिल्कुल पढ़ा है। तो बिल्कुल जब वो मैच कर जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 2 गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है बच्चों, एक कह रहा है कि M1 इसका नाम है, दूसरे का नाम M2 है, और दोनों गैल्वेनोमीटर्स का कुछ डेटा इसके बारे में दिया हुआ है। दोनों में रेजिस्टेंस क्या क्या है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, दोनों में कॉइल का एरिया क्या क्या दिया हुआ है, A1 A2, और दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी दिया हुआ है। और मांगता क्या है, दूसरी बात कह रहा है कि ये जो स्प्रिंग है जिस पर वो कॉइल रोटेट करता है, नीचे जो स्प्रिंग होता है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल है, और दोनों के करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है, यानी M2 और M1 का करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले देख ले कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी होता क्या है। तो सबसे पहले आप देख लो, ये जो मैग्नेट का पोल होता है बच्चों, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है, और इसके बीच में एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज पट्टी से एक कॉइल यहाँ पे लटकता है, बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा रहता है, और नीचे में उसका स्प्रिंग होता है कॉइल का। तो ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज पट्टी होता है। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज में एक खूबी क्या होता है कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज पट्टी में अगर ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया जाए, ट्विस्ट करके अगर छोड़ दिया जाए तो फिर वो तुरंत अपने हालत में आ जाता है। उसका जो टॉर्शन होता है, जितना आप रोटेट करोगे, रोटेट करके छोड़ दोगे, वो फिर अपने हालत में दोबारा आने की कोशिश करता है, आ जाता है छोड़ देने पर। ये खूबी है, इसलिए इसको हम लोग फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ये एलॉय मिश्र धातु है, उसी से बना होता है, इसी से लटका के रखते हैं, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये फ्रीली लटकता है, बिल्कुल फ्रीली लटकता है। तो जो इसमें आप करंट डालोगे, इस कॉइल में करंट चलना शुरू करेगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से उसमें एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल को रोटेट कराना चाहेगा, डिफ्लेक्ट करना चाहेगा, और वो टॉर्क का वैल्यू होता है बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। यहाँ बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, आई क्या, कितना करंट आप इस कॉइल में पार करा रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स, कितना लपेट इसमें डाला गया है, एरिया, ये जो कॉइल है उस कॉइल का ये पूरा एरिया कितना, दिस एरिया कितना है, और साइन थीटा, ये जो थीटा है उसको आपको समझना है। एक्चुअली थीटा क्या होता है, ये जो कॉइल होता है, जैसे कॉइल ऐसे लटक रहा है, इससे मैग्नेटिक पोल्स को ले लो, और इस पोल्स के बीच में ये कॉइल लटक रहा है इस तरह से। तो ये जो कॉइल लटकता है, तो कॉइल के सरफेस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरह से, ये परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब इस कॉइल को आप ऊपर से देखो, आप इस कॉइल को जब ऊपर से देखोगे तो इस कॉइल का कुछ इस तरह से नजर आएगा, आपको कॉइल का इस तरह का सरफेस नजर आएगा, ऊपर का साइड नजर आएगा। इधर से तो पूरा सरफेस देख रहे हैं, जब ऊपर से देखोगे इसको यहां से, तो ये ऊपर का इस साइड नजर आएगा। अब इस सरफेस पर परपेंडिकुलर डालो, इस पर परपेंडिकुलर, ये जो इसका सरफेस है परपेंडिकुलर डालो, तो ये परपेंडिकुलर इस तरह से कुछ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इधर से इधर की तरफ होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड और इनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल, इस एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं, ये एंगल हमारा थीटा कहलाता है। तो कहा जाता है कि ये जो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इनका जो सरफेस होता है मैग्नेट का, ये बिल्कुल इस तरह से उसको डिजाइन कर किया जाता है कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक सिलेंडर के साइड का यहाँ पे शेप बन जाता है, तो सिलिंड्रिकल शेप बन जाता है। और ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, तो इसको ऐसा करने के पीछे कारण ये है बच्चों, थोड़ा मैं इसको समझा दूं, इसके पीछे कारण ये है कि जब भी ये कॉइल रोटेट करेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी इस तरह से
ये उसका डायरेक्शन है, और इस पर परपेंडिकुलर जो डाला गया ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल अभी यहाँ 90 नजर आने लगता है। अब कॉइल को मान लो थोड़ा सा रोटेट कर गया, वो कॉइल मान लो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया, इस एंगल में घूम गया, इस एंगल में घूम गया, थोड़ा सा वो रोटेट कर गया, मान लो रोटेट कर गया तो इस एंगल में वो घूम गया। अब यहाँ पे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो कर्व किया हुआ है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से होता है, क्योंकि कर्व की वजह से जहां से भी उसका सरफेस से लाइन ऑफ फोर्स निकलता है उस पर परपेंडिकुलर निकलता है, तो इस तरह से वो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा। तो अब इस समय फिर ये नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है फिर वो 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब है वो जो रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल, ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो अगर वो 90 डिग्री कर दे तो ये हो जाएगा बीना, और साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये हो जाता है आपका, यानी मैग्नेटिक फील्ड उसको इतने टॉर्क से रोटेट करना चाहेगा। अब ये जो हमारा फॉस्फोर ब्रॉन्ज पट्टी है, इसका पर यूनिट ट्विस्ट अगर घूम जाता है कुछ एंगल से, मान लो अल्फा एंगल से घूम गया, तो अल्फा को इसके टॉर्सन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेस्टोरिंग टॉर्क। ये हुआ हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ ये। और दूसरा एक टॉर्क होता है जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज अपने हालत में रोटेट करके अपने हालत में लाना चाहता है, क्योंकि उसमें जो ही ट्विस्ट होगा वो नहीं चाहेगा ट्विस्ट हो, वो अपने हालत में आने के लिए चाहता है, उसको हम लिखते हैं हम लोग कप्पा इंटू थीटा। कप्पा उसका टॉर्सन कांस्टेंट कहलाता है, थीटा एंगल से घूम गया तो थीटा, या अगर वो अल्फा एंगल से आप कह रहे हो तो अल्फा जो जिस एंगल से घूमता है उतना, इसका नाम है रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क। एक सर्टेन एंगल में घूमने के बाद मैग्नेटिक फील्ड में जब इसमें करंट चलता है तो ये आके रुक जाता है। रुकने का मतलब है कि दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल है, तो ये हो जाएगा बीना और इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू अल्फा एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब वो समतुल्य हालत में आकर के रुक जाता है, इसका मतलब दोनों टॉर्क घुमाने वाला और रोकने वाला ये दोनों बराबर हो जाता है, तो बीना इक्वल टू कप्पा अल्फा। अब यहाँ हमें दो चीज निकालना है। क्या निकालना है? पहले हम लोग को निकालना है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी कहता है कि कितना से वो डिफ्लेक्ट हो गया, बोला कि अल्फा एंगल से घूम गया और उसको करंट से डिवाइड कर देते हैं, इसका नाम है करंट सेंसिटिविटी। तो अब इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर करंट से डिवाइड कर दिया जाए, इधर भी और इधर भी करंट से डिवाइड कर दें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक कप्पा को इधर कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ लिखते हैं BAN बैन अपॉन कप्पा, बैन अपॉन कप्पा, इधर हो जाएगा अल्फा अपॉन, और इसका नाम है करेंट सेंसिटिविटी, करेंट सेंसिटिविटी। तो ये करेंट सेंसिटिविटी का जैसे कहा जाए कि फॉर्मूला क्या हो गया, बैन अपॉन कप्पा। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिक्स को सॉल्व करने के लिए। ये हो गया बैन अपॉन कप्पा, यानी अगर हम कहें कि करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया, तो करंट सेंसिटिविटी हो गया, सेंसिटिविटी हो गया BAN बैन अपॉन कप्पा, बैन अपॉन कप्पा, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। अब ये करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है M2 और M1 का, तो यहां लिखो करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1, और ये M2 के लिए क्या हो जाएगा B1 A1 N1 अपॉन स्प्रिंग टॉर्सन कांस्टेंट दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों का फॉस्फोर ब्रॉन्ज होता है, वो अलग नहीं हो सकता है। दूसरे के लिए यहाँ पे M2 है, M2 के लिए 2 लग जाएगा बच्चों, सॉरी इसको 2 कर लिया जाए। उसके बाद आता है B1 A1 और N1 अपॉन कप्पा, तो कप्पा को कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा B2 A2 और N2 अपॉन B1 A1 और N1। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे, तो सॉल्व करने के लिए उनके डेटास को बैठाएंगे। B2 कितना है, अब यहाँ से आप ले लो सारे वैल्यूज को। B2 यहाँ पे दिया हुआ है
B2 पे, ये B2 है बच्चों, इनफैक्ट यहाँ पे 2 यहाँ है, पावर नहीं है, ये यहाँ है। हाँ, तो B2 है 0.50। उसके बाद A2 लेते हैं, A2 का वैल्यू है 3.6 इंटू 10 पावर -3। उसके बाद है N2 का वैल्यू, हमें B2 ले लिया, उसके बाद हमें A2 लेना है। A2 हो गया 1.8 इंटू 10 पावर -3 एंड N2 यहाँ पे 42 है, होल डिवाइडेड। उसके बाद आता है B1 कितना है हमारा 0.25 डेटा आप वहां से लेकर के बैठा दो। उसके बाद आता है आपको A1 है 3.6 10 पावर -3 और उसके बाद है N1 यहाँ पे 30 है, तो हमने यहाँ पे 30 ले लिया। तो अब ये सारे वैल्यूज को आपको कैंसिल करके सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कैंसिल करके सॉल्व करते हैं। इस चीज को मैं यहाँ से हटा दूं। देखो अब कैसे कैसे कौन कैंसिल होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये 0.250 और 0.25, अब यहाँ डेसिमल को उठा के यहाँ कर देंगे 2 डिजिट, तो यहाँ भी 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25 2 जाइए 2 आ गया। उसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ पे 10 पावर -3 भी कैंसिल कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डेसिमल अगर यहाँ कर दिया जाए तो 18 होगा, तो एक डिजिट नीचे भी खिसक जाएगा, यहाँ पे आपको इधर की तरफ आ जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये 18 2 या 36, यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब हम लोग के पास रह गया 42/30, तो 42/30 आप देखो यहाँ पे किसका मल्टीपल है, मल्टीपल है 6 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये 6 5 जा 30 और 6 7 जा 7/5 हो गया इसका रेशियो। तो इसका रेशियो हो गया आपको, आंसर में कर दो इसको 7/5। एक तो आंसर आपको मिल गया, आप आराम से लिखो इसको। अब दूसरा बच्चों उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है, ये होता है डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज। तो डिफ्लेक्शन हम लोगों ने अल्फा लिया है, तो अल्फा अपॉन वोल्टेज भी। तो अब यहां देखो, ये जो हम लोगों ने निकाला था, ये जो बेन अपॉन कप्पा निकाला था, तो ये था हमारा अल्फा अपॉन आई था। अब यहां पे अगर हम आर मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ बच्चों, तो ये आर मल्टीप्लाई करने से अल्फा अपॉन आई आर होता है वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा अपॉन वी को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, बेन अपॉन कप्पा आर। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1। अब इन डेटास को बैठाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा हमारा दोनों के लिए। तो M2 के लिए क्या क्या आ जाएगा, तो M2 के लिए आ जाएगा B2A2N2 अपॉन कप्पा R2। और उसके बाद M1 के लिए आ जाएगा बच्चों B1A1N1 अपॉन कप्पा R2। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे, कप्पा कप्पा दोनों का कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों के लिए हमारा फॉस्फोर ब्रॉन्ज पट्टी होगा और फॉस्फोर ब्रॉन्ज का जो टॉर्सन कांस्टेंट है दोनों के लिए सेम आएगा, बाकी डाटा तो अलग अलग है। अब इसको आप थोड़ा सा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना है, चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो और थोड़ा सा मैं आपको डिराइव करके बता देता हूं। तो अब फाइनली ये वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ये वैल्यू आ गया B2 A2 और N2 अपॉन R2 रह गया। अब इसको पलट देते हैं, पलट देंगे तो ये R2 ऊपर आ जाएगा
और नीचे आ जाएगा R2 यहाँ बच्चों, ये R1 है, यहाँ पे R1 है। सेकंड वाला जो डाटा है वो आपको M1 के लिए, तो सारा में 1 लगेगा। तो ये R1 है, उसके बाद इसका ये पलट जाएगा 30/30 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाता है, तो R/30 यानी B1 A1 और N1। अब इन सारे डाटास को हम लोग ऊपर से लेते हैं, लेके सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या क्या आएगा देखो यहाँ पे आपको। B2 कितना है 0.0.550। A2 है 1.8 10⁻³ उसके बाद N2 है 42, ये 42 है, N2 हो गया 42। उसके बाद आपको आ गया यहाँ पे R2 हो जाएगा 14 ओम। अब यहाँ आता है R1 है यहाँ पे 10। डाटा को थोड़ा सा होशियार से बैठाना, अगर गलत डाटा बैठ गया तो रिजल्ट आपको ठीक से नहीं आएगा। B1 ये आपको B1 है, यहाँ पे B1 है 0.25 और उसके बाद है A1 है 3.6 10⁻³ और उसके बाद है N1 है आपको 30। ये सारा वैल्यूज को हमने बैठा दिया। तो बच्चों इससे पहले हम लोगों ने इनका और इनका रेशियो हम लोगों ने निकाल चुका है। इन दोनों का रेशियो आया था 7/5। तो इन दोनों का रेशियो के लिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू बैठा देते हैं यहाँ पे 7/5। अब एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 14 आया, बस ये दोनों वैल्यू को बैठा देते हैं। तो ये 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14 यानी 2/2 यानी 1 आ गया। इसका रेशियो 1 आ गया बच्चों, लिख लो अब आराम से इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 G बोले तो गॉस, और 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ये जो गॉस है मैग्नेटिक फील्ड का, ये CGS यूनिट है और टेस्ला SI यूनिट है, ये जानना चाहिए आपको। इज मेंटेन एन इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट the field with a speed of 4.8 10⁻6 meter per second normal to the field. Explain why the path of the electron is a circle. Determine the radius of the circular orbit given that E equal to such and M equal to such. ये सारा कुछ डेटा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लो। एक चेंबर है, उस चेंबर में एक मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किया गया है। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है या जैसे भी है, एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें मेंटेन किया गया है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड में शॉर्ट किया जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को जब शॉर्ट किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको शॉर्ट किया जाता है। तो कहा जाता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है, एक स्पीड है उसका, एक स्पीड दिया हुआ इसका 4.8 10⁻6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसको इसके अंदर भेजा जाता है। तो कहता है कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। तो क्वेश्चन पहला है कि ये क्यों सर्कुलर पाथ को एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्किल, यानी सर्किल इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है सर्कुलर क्यों है, काहे वो सर्कुलर या सर्किल में घूमता है। तो पहले इसको हम लोग कोशिश करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग कि ये सर्कुलर होता क्यों है। तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए कि विदाउट कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल वेग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो, मान लिया जाए कि ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, मान लो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, वेलोसिटी इधर की तरफ जा रहा है और मान लिया जिस जगह में जा रहा है उधर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है। तो कहा जाता है कि जो ही वो इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड से होके गुजरता है तो उस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है, ये मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है और उस फोर्स का वैल्यू को लिखते हैं हम लोग QVB sin थीटा। ये उसका फॉर्मूला है QVB sin थीटा। Q क्या है, जिस चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं उसका चार्ज, जो भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग E से लिखते हैं, तो EV
बी साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, v क्या है उसका वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के डायरेक्शन का एंगल है थीटा। अब अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जाता है तो इस पर फोर्स लगेगा तो उस समय यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन तो इधर भागना चाहता है, इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है कि इधर की तरफ भाग जाए, लेकिन फील्ड अगर इधर की तरफ लगता है, फील्ड अगर इधर लग रहा है, इधर इस साइड में एंगल थीटा से लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसको फोर्स जो लगाएगा कितना लगाएगा, किधर लगाएगा, तो उसको हम लोग डायरेक्शन के लिए उसको इस तरह से कुछ देखते हैं। ये होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके साथ अगर थीटा एंगल पे अगर चल रहा है तो इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेलोसिटी और प्री फैक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है अपना पोस्ट फैक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है वहां से इसको हम लोग क्या करते हैं कि प्री फैक्टर यानी वी पर मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो वी पर मैग्नेटिक फील्ड ये 4 फिंगर्स रखते हैं, ये जो 4 फिंगर हमारा प्री फैक्टर वी पे रखते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड करते हैं। इसको यहाँ रख करके मैग्नेटिक फील्ड पर हम लोग क्या करते हैं, बेंड करते हैं। अगर बेंड करते हैं तो थंब का डायरेक्शन ये होता है, यानी ये जो डायरेक्शन होता है बच्चों ये उस फोर्स का डायरेक्शन होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं, एक तो ये हमारा हो गया। अब ये डायरेक्शन की बात आ गई तो अब यहाँ हम लोग कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, मान लिया ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर क्रॉस किया जाए तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, अंदर की तरफ जा रहा है। अगर डॉट से अगर दिखाया जाए इस तरह से, डॉट से अगर दिखाया जाए तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बाहर निकलता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। और मान लें चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी v का डायरेक्शन ये है, तो अभी हमने कहा कि v पर हम लोग क्या रखेंगे, 4 फिंगर रखेंगे, तो v पर 4 फिंगर रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ 4 फिंगर बेंड होगा, थंब इधर की तरफ होगा, यानी उस पर जो फोर्स का डायरेक्शन हो इधर की तरफ होगा। तो जी वो v वेलोसिटी से जाना चाहेगा, फोर्स इसके डायरेक्शन को बार बार क्या करेगा, मोड़ना चाहेगा, तो मोड़ने की वजह से ये जो है ये सर्कुलर पाथ में घूमता है और ये जो फोर्स लगता है एक तरह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है मैग्नेटिक फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है सर्कुलर पाथ में इसको घुमाने के लिए बाध्य करता है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया मैंने दिया आपको और आपने पढ़ रखा है तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहता है एक चेंबर में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मेंटेन करते हैं, तो मान लो कि एक चेंबर है हमारे पास, ये चेंबर है और मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने इस तरह से कुछ मेंटेन कर रखा है इसमें, और उस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने शॉर्ट किया, इलेक्ट्रॉन को हमने शॉर्ट किया v वेलोसिटी से, और इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों वो इनवर्ड होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स इधर लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ जा रहा है तो ये इसको इस तरह से घूमने के लिए बाध्य कर देगा, यानी एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, और जब ये घूमता है तो एक सर्कुलर पाथ होता है, उसका कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस हमने इसका मान लिया r। तो अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है फोर्स का, ये फोर्स का वैल्यू लिखते हैं हम लोग क्यू वी बी साइन, यहाँ थीटा हो गया 90 डिग्री, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो जाएगा तो ई वी बी और साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। ये फोर्स लगा और ये फोर्स काम करता है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, यानी गोल गोल घुमाता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन रेडियस, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है। तो इस तरह से ये हम लोग इसको इक्वल कर लेंगे, और ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास me लिखते हैं। तो ये एक रिलेशन हमें मिल जाता है,
इस रिलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, कहता है उसका रेडियस निकालना है, दिस रेडियस का वैल्यू निकालना है। आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा MEV² अपॉन EV/b। तो एक v तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो r का वैल्यू हो जाएगा बच्चों MEV/EB, MEV/EB। अब ये डाटा को हम लोग वहां से लेते हैं और इस सबको बैठा देते हैं। तो यहाँ Me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया बच्चों 9.1 10⁻³ और उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जाता है ये, तो स्पीड उसका जो है 4.8 10⁻6 और उसके बाद होता है E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻19 और B हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 6.5 गॉस। तो इसको हम लोग टेस्ला बनाएंगे, चूंकि ये सारा यूनिट हमारा SI में है, तो ये 6.5 और टेस्ला बनाना है तो ये 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेस्ला हो जाएगा। ये आपके पास ये डेटा आ गया। अब इसको आप बढ़िया से आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कम से कम सॉल्यूशन करने का जो प्रैक्टिस है बच्चों वो आपको होनी चाहिए। जितना फास्ट आप इन सबको कैलकुलेट करना चाहेंगे करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। तो कुछ मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे कैसे आप सॉल्व करोगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप सेल्फ प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा यहाँ क्या क्या आएगा, अब 10 के पावर्स जो है ना बच्चों उसको आप एक साइड में छोड़ दो, 10 के पावर को जितने भी जगह 10 आया 1 के पावर को एक साइड छोड़ दो और विदाउट 10 वाले को एक तरफ कर दो, जैसे कि 9.8 है, 1 है, 4.8 है एंड डिवाइडेड 1.6 है और उसके बाद 6.5 है। उसके बाद 10 वाले वैल्यूज को एक साथ कर दो, जैसे 10 का वैल्यू यहाँ कितना है 31 तो यहाँ कर दो -31 और उसके बाजू में क्या है यहाँ पे 6 तो यहाँ कर दो +6 और ये 19 को ऊपर करोगे, 19 ऊपर जाएगा तो 19 ऊपर है प्लस हो जाएगा तो +19, ये 10⁻4 भी ऊपर करते हैं तो ये प्लस में आएगा +10⁻4 यानी +4 हो गया। तो ये आपको सॉल्व करके 10 का पावर मिल जाएगा और यहाँ से आप जो है सॉल्व करना चाहोगे तो इन सब का डेसिमल को हटा सकते हो, जैसे कि 9.1 है तो 9.1 को 91 कर दो, 4.8 है तो 48 कर दो, 1.6 है इसको 16 कर दो, 6.5 है 65 कर दो और यहाँ 10 का पावर इनको सॉल्व करके यहाँ बैठा दो, कितना आ रहा है सबको ऐड करके यहाँ बैठा दो। अब यहाँ पे हमने जो ऐसा करा कैसे करा, देखो एक डिजिट हमने इधर खिसकाया तो इसका भी एक डिजिट खिसकाया तो हिसाब बराबर रह गया, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ पे 1 डिजिट इधर किया इसका भी 1 डिजिट। अब इसको आराम से कैंसिल करो, अब ये 16 का टेबल से 48 कट जाएगा, उसी तरह से जो बचेगा उसको डिवाइड करके और 10 का पावर यहाँ रख करके आराम से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हो। चूँकि हमें यहाँ पे सर्किल का रेडियस का वैल्यू है तो रेडियस SI में सारा कुछ तो ये मीटर में आ जाएगा आंसर आपका। तो कैलकुलेशन आप खुद करो, बेहतर होगा आपके लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इससे पहले वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी डेटा से ये कंसर्न है। यहाँ सिर्फ एक नया चीज निकालने के लिए कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। अभी हम लोगों ने एक चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करा था इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से शॉर्ट किया था, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा था और इसके रेडियस का हम लोगों ने वैल्यू निकाला था। यहाँ पे हम लोगों ने इसका रेडियस का वैल्यू निकाला था। अब उस रेडियस के वैल्यू में हम लोग यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी निकालना है हम लोग को। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये कर चुका है, देख लिया है। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस पर ऑलरेडी काम कर चुका है इससे। तो इससे पहले जो हम लोगों ने रेडियस पर काम किया तो वो था मास इनटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये आर का वैल्यू इतना था। अब यहीं से हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो उसके लिए करते क्या है, ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी को हम लोग रख देते हैं, बाकी वैल्यू को इधर लेके आते हैं। तो आर इंटू ई इंटू बी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर ऊपर में और ये m नीचे आ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होता है। और यहाँ रह गया क्या, v रह गया। तो चाहे तो v इधर रखो या v को उठा के इधर कर दो, किसी साइड में v रख दिया। अब v बराबर होता है r ओमेगा
ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो आर ई बी अपॉन एम हो जाएगा, आर यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं और ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा ई बी अपॉन एम। और हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा ई बी अपॉन 2 पाई इंटू एम। अब ये सारा डेटा आपको उससे लेना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो डेटा के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10 पावर -19 कूलम और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ दिया हुआ था 6.5 गॉस। तो गॉस को हम लोगों को टेस्ला बनाना है, तो टेस्ला बनाने के लिए हम लोग 10 पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टेस्ला हो गया। उसके बाद आता है 2 पाई का वैल्यू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 10 पावर -31। अब ये सारे डाटा को आप सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का वही ट्रिक अपनाओ बच्चों। तो पहले तो यहाँ 2 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, 2 को कैंसिल करोगे तो 0.8 हो जाएगा। तो विदाउट 10 पावर वाले को एक तरफ कर दो, 0.8 कर दिया, 6.5 कर दिया ऊपर में और नीचे में है 3.14 इंटू 9.1 और यहाँ 10 पावर को एक साथ कर दो। ऊपर में 10 पावर यहाँ -19 है, 19 कर दिया, फिर यहाँ -4 है वो 4 कर दिया। उसके बाद ये जो 31 है नीचे ऊपर ले जाएंगे +31, तो +31 कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करके यहाँ 10 का पावर ऐड कर देना, कितना आ रहा है आपको वैल्यू निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है बच्चों ये हर्ट्ज होता है, तो यहाँ आपको हर्ट्ज लगा देना है। तो ये आप कैलकुलेशन करके ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in uniform horizontal magnetic field of the magnitude of 1.0 Tesla. The field lines makes an angle of 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. A में और B में कह रहा would your answer change if the circular coil in A में जो circular coil है were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area। कह रहा circular coil को हटा करके अगर हम यहाँ planar coil अगर हम रखते हैं और वो irregular shape का होगा, regular shape नहीं है, मतलब बिल्कुल बेढंगा बेतरतीब उसका एरिया होगा, और लेकिन वो एरिया का जो वैल्यू होता है वो सेम एरिया को कवर करता है। शेप उसका इरेगुलर होगा लेकिन एरिया को मेजर करने पर दोनों का एरिया सेम होगा। तो कह रहा है कि क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, तो ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे। पहले जो कुछ डाटा दिया हुआ है इस डाटा को पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या डाटा क्या क्या दिया हुआ है, कॉइल में जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स जिसको हम लोग एन कहते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है यहाँ पे 30, तो 30 आप लिख देते हैं। और उसका रेडियस दिया हुआ है 8.0 सेंटीमीटर, ये मतलब 8 सेंटीमीटर। और करंट जो जा रहा है उस कॉइल में, करंट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 6 एम्पियर। उसके बाद डेटा दिया हुआ है सस्पेंडेड वर्टिकली हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ 1 टेस्ला। उसके बाद फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। कॉइल पर जो डाला गया नॉर्मल है, इससे पहले मैंने सब बताया, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यानी थीटा, यहाँ थीटा दिया हुआ 60 डिग्री। तो कह रहा है कि कॉइल में जो ही मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल में करंट आप फ्लो कराते हैं तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स को फील करता है और वो उसको टॉर्क लगा के घुमाना चाहता है, तो उसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। तो कहता है कि कितना काउंटर टॉर्क यानी रेस्टोरिंग टॉर्क लगाया जाए कि वो घूमने से उसको रोका जाए। तो हम लोग जानते हैं कि काउंटर टॉर्क या इसको हम लोग रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, काउंटर टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये दोनों बराबर होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये दोनों बराबर होता है। तो काउंटर टॉर्क हमें निकालना है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर क्या होता है, ये होता है बिना साइन थीटा। तो बिना साइन थीटा में इसको बैठा दिया,
यहाँ पे सारा वैल्यूज हमारे पास दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला है, और करंट कितना किया है, यहाँ पे करंट 6 एम्पियर है। सारा डेटा बैठा दो। एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ n का वैल्यू 30 है। दिस एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल, यहाँ पे एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल नहीं दिया हुआ है तो उसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस से हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया का वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, रेडियस से 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाना 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, ये आर स्क्वायर हो गया। और उसके बाद साइन थीटा है, और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है। तो ये सारे वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपका काम है बच्चों इसको सॉल्व करना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए 6 × 1 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 30, और यहाँ पाई का वैल्यू रखना चाहती हो तो 22/7 कर दो, और उसके बाद 8 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 × 8, और 10 का पावर -2 और उस पर होल पावर 2 है तो ये -4 हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू ये हो जाएगा √3/2। अब ये सारे वैल्यूज को आपको सॉल्व कर लेना है। आप इसको जितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स योर मैटर। आप अगर उसको बेहतर तरीके से फास्ट कैलकुलेट करने का प्रैक्टिस डालो तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम होने से एग्जाम में बचाएगा। तो आप इसको खुद कर लो। तो इस तरह से आज का क्लास हमारा यहाँ पे एंड होता है। एक चीज यहाँ पे रह गया बच्चों, वो ये है कि वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल वेर रिप्लेस बाय अ प्लेनर कॉइल। लेकिन एरिया दोनों का सेम है। कहता है सर्कुलर कॉइल को हटा के अगर प्लेनर कॉइल लें और उसका एरिया अगर सेम हो तो हमारा यहाँ काउंटर टॉर्क में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एरिया से मतलब है एरिया का वैल्यू क्या है, उसका शेप से कोई मतलब नहीं है। तो दूसरे में जो कह रहा है कि क्या आपके आंसर में कोई चेंज होगा, तो लिख देना है नो, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि एरिया का मैग्नीट्यूड आता है, उसका शेप नहीं आता है। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ तक इसको एंड करते हैं। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके लिए बेहतर से बेहतर मैं आपको असाइनमेंट्स, मॉड्यूल्स, सॉल्यूशंस लेके आऊँगा। और सारा सॉल्यूशंस बच्चों कंसेप्चुअल होता है। आप जितना भी देख रहे हो, ऐसा नहीं कि डेटा मैंने लिया और सॉल्व कर दिया, मैं उसके पीछे बैकग्राउंड का कंसेप्ट भी आपको देने का कोशिश करता हूं। और उसके साथ साथ अगर आप टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए और बेहतर समझ में आएगा। तो आप अगला टॉपिक्स जब भी मेरा आए, जब भी किसी वीडियोस को आपको देखो, तो आप उनके हेडिंग को देखने के बाद पहले बैकग्राउंड में उसके कुछ जो थ्योरीज एंड आइडियाज उसको आप जरूर देख लो। तो फिर मैं आपको ये बताता रहूँगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप खुद भी देख लें। तो इस तरह से आप उस्मानी सर को दीजिए आज आज्ञा, और आने वाले वीडियोस के लिए आप इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।